हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हो कि मैं डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम कौन सी मॉड्यूल की बात करने वाले हैं, जैसा कि जो स्टूडेंट रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ओके एंड फ्रेंड्स, बात करते हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस जो हमारी लास्ट क्लास है वो आपने नहीं देखी तो आप कैसे देख पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तब भी आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से बनी हुई मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियो को लगाया है उसी सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको सारी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और सभी क्वेश्चंस के आप आंसर सही से लगा पाएंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रैंडमली किसी भी वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं, तो ऐसा करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको करना क्या है, सीक्वेंस बाई फॉलो करना है। ओके, तो आज की इस क्लास में हम बारी बारी से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो बनने वाली है ना। तो देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि काफी बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। देखिए, जो तांबा है ना, कॉपर, कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कितना होता है, 29 होता है ना। तो 29 होता है, आपने पढ़ा होगा रूल, है ना, 2 2 8 18, है ना, 2 8 18 18 32, इस तरह से चलता है। तो देखिए, तीसरे कोर्स में हमारा कितना आया, 18 आया, है ना। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर 18 है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, काफी ये क्वेश्चन है, घुमा कर भी पूछता है। कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा तांबे के परमाणु के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एक होगा, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 18 और 2 कितना होगा, 20 और 8 कितना हो गया, 28, और होते कितने हैं, 19, सॉरी 29, है ना। तो आपका लास्ट कक्षा में कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि संयोजिक इलेक्ट्रॉन होता है, यही जो है बॉन्ड बनाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैं समझ सकता हूँ आप इसका राइट आंसर कर ही रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ये आपको बताना है कि इसमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है ना। तो इसका भी राइट आंसर आप जानते होंगे, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जर्मेनियम, है ना। जर्मेनियम क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जो कि आप अच्छे से जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नियॉन ध्रुवीयता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो जलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। जो नियॉन ध्रुवीयता संकेतक होता है ना, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भैया, ग्लो करते हैं, जलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं मानते हुए चल रहा हूँ आगे, है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट निकालिए। अब देखिए, कोई 500 वाट का आपके पास क्या है, एक बल्ब है या लैंप है ना, 5 घंटे तक आप उसे जलाएंगे तो आपका जो यूनिट आएगा, है ना, कितने यूनिट की जो आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 2.5 आएगा। अब देखिए, ये हम जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करिएगा। अगर नहीं होता है ना, इन केस आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। ओके, क्योंकि देखिए, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ पर वीडियो जो है 1 घंटे प्लस बन जाएगी, है ना। और ये हमारा है क्या, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है ना। आपने अगर मेरी थ्योरी वाली क्लासेस देखी हैं, एमसीक्यूज वाली क्लासेस देखी हैं, तो आप इन्हें कर पा रहे होंगे, है ना। ये हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पे 2 से 3 सेकंड ही लगा रहे हैं एंड राइट आंसर बता करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम न लगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, है ना, ऊपर ऊपर से क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 100 वाट, है ना, 100 वाट और 220 वोल्ट से रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध निकालिए। अब ये भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, काफी आसान है ना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 625 ओम इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ऐसा कौन सा नियम कहता है कि जो बंद परिपथ होता है, हमारा सर्किट होता है ना, उसमें लगाया गया वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है ना। तो ये कौन सा नियम कहता है? तो अगर आपने किरचॉफ के नियम को पढ़ा है ना, अगर आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं अच्छे से, तो आप बता पा रहे होंगे किरचॉफ का दूसरा नियम यही कहता है। ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे एकदम से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप हैं, है ना, 240 वोल्ट के आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा है कुल शक्ति ज्ञात करिए कितना होगा। तो ये भी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का आएगा 100 वाट और दूसरे का भी 100 ही वाट आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में तो ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध आपको बताना है, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसे बता पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ना, उन्हें पता होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, तो वो बिना देखे ये वाला ऑप्शन मार आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। ये आपको ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए 1/RT करके लिखा होता ना, तो ये हम सही मान लेते, लेकिन यहाँ पर RT करके लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ध्यान देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो अब आप कहेंगे राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती दिया है ना, यहाँ पर 1 करके दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो कि 9th नंबर क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा, है ना, खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर आप इसके डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनंत पाठ्यक्रम पर संकेत करेगा। अब ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो हमसे बोला था क्वेश्चन में, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए, है ना, खुला हुआ सर्किट है हमारा, तो खुला हुआ सर्किट है, करंट कितना हो गया? 0, है ना। करंट 0 होगा तो आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत करेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक, है ना, एक मिनट, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया है। अब हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, हम उसको क्या कर रहे हैं? उसके व्यास को दोगुना कर रहे हैं, है ना, उसके व्यास को दोगुना कर रहे हैं। तो ऐसे में उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो काफी आसान भाई, मैंने आपको बताया है, जब आप किसी चालक का व्यास दोगुना कर रहे हो तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा, है ना, 4 गुना कम होगा, बढ़ेगा नहीं, 4 गुना कम हो जाएगा, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध का नाम बताइए। ये आपके पास एक प्रतिरोध है ना, आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। और मैंने आपको बताया है, जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चित्र वाले क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि चित्र वाले क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है ना, दोबारा पूछेगा, और एक एक सेट में 2-2 3-3 आपको चित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये आपका वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। कौन सा है? वायर बाउंड रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपसे कह रहा है भैया रंग कोड, है ना। आप देखिए यहाँ पर कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। रंग कोड किस विधि द्वारा आपको जो है प्रतिरोध का मान बताना है। ये आपके पास एक क्या है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है इसका कलर कोडिंग के थ्रू आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी BB रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वेल वाली, है ना। तो उस ट्रिक को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना, काफी आसान है।
तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं होता है ना, इन केस नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल वाली क्लास ले आऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर न्यूमेरिकल काफी ज्यादा है और पूछता भी है। तो मैं करूंगा क्या, एक न्यूमेरिकल वाली क्लास अलग से ही ले आऊंगा महा मैराथन करके, जिसमें आपके सभी न्यूमेरिकल को कवर कर लूंगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे। और जहां पर आपको दिक्कत लगी है ना, तो वहां पर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओम मीटर को आरेखीय क्रम में, है ना, आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है, ये आपको बताना है, क्यों समंजित किया जाता है आरेखीय क्रम में। तो भैया आप जानते हो, मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, जो आर है और आई है ना, आई और आर यानी जो करंट है और रेजिस्टेंस है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, है ना। तो करता क्या है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका करंट घटेगा, है ना। अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो यही मैंने आपको बताया क्या होते हैं, धारा और प्रतिरोध क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी फोर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान ज्ञात कीजिए जब पी ए बी हमारे पास ये दे रखा है और क्यू बी सी हमारे पास ये है, एस ए ओ हमारे पास ये दे रखा है ना। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी मैंने आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड की थी कि व्हीटस्टोन वाला ब्रिज आएगा या फिर आपसे जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको राइट आंसर कैसे लगाना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसे आप कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है ना। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें ऋणात्मक तापमान का गुण होता है ना। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इसका भी राइट आंसर मैंने आपको बता रखा है ना, जो आपका अभ्रक है यानी जिसे हम माइका कहते हैं ना, ये क्या रखता है भैया, ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। अब भाई ओम का नियम आपने जानते हो तो क्या ही पढ़ा आपने आईटीआई में, है ना, 10th करके आए हो, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर होता है। V का मतलब वोल्टेज हो गया, I का मतलब करंट हो गया, R का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो ये तीन चीजें ही आपको देखनी है यहाँ पर ऑप्शन में, कहाँ पर है। ओम के नियम में करंट होता है, बिल्कुल होता है। रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल होता है। पावर होता है, नहीं होता है। तो ये कट जाएगा ऑप्शन, है ना। करंट होता है, वोल्टेज भी होता है, रेजिस्टिविटी नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट आपका है, करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 नंबर आपसे कह रहा है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। जो R2 आपके लिए दे रखा है ना, ये वाला कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। और ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये भी आप स्वयं ही अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताएंगे। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 6 ओम के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, वो आपको बताना है ना। तो देखिए कह रहा है कि जब आपका जो परिपथ है ना, कह रहा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में, है ना, तो समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भैया धारा समान बनी रहेगी ऐसा तो नहीं होगा, है ना। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा ऐसा नहीं है, कार्य करेगा, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन में बोला था समांतर। यहाँ पर आपको ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो नोट करने की जरूरत है। यहाँ पर कह रहा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ, है ना। यहाँ पर समांतर परिपथ की बात हो रही है। और समांतर परिपथ में क्या होता है, अगर कोई एक आपका वायर या किसी एक शाखा में करंट नहीं भी जाएगा तो सर्किट तो आपका वर्क करेगा, लेकिन जो शाखा में करंट नहीं जा रहा है वहीं पर जो है काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम होता तो वो पूरा सर्किट ही काम नहीं करता, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी जिसमें जो है करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। जो शाखा खुली है उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, बस यही आपको याद रखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है ना, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो ये भी आप अच्छे से जानते हो भैया, ओम मीटर होती है ना, ओम प्रति मीटर नहीं होगी, ओम मीटर होगी, क्या होगी, ओम मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमसे कह रहा है सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना, जो प्रीवियस मैंने आपको एमसीक्यू वाली क्लासेस कराई हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था वेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है ना, वेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपसे कह रहा है रंगकूट विधि के द्वारा, अब इस प्रतिरोध का भी आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा रंग कोड के द्वारा, है ना, जो कि मैंने आपको बता रखा है बीबी रॉय वाली ट्रिक से, है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25 गुणे 103 है ना। ध्यान देंगे 103 नहीं है, ये 10 की पावर 3 होगा, है ना, 10 की पावर 3 होगा, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट करिएगा। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सॉल्व ही नहीं करके देख रहे हो, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपका है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेंगे उतनी ज्यादा एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में, है ना, अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये मान हमें दे रखे हैं। जो कि क्या है, व्हीट स्टोन वाला क्वेश्चन है, जो कि जस्ट अभी अभी आया था, है ना, मैंने आपको बताया था। आपको करना क्या है, व्हीट स्टोन का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, और इसका राइट आंसर आपका लगभग लगभग 6 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर में वी का पाठ्यांक बताइए, है ना, यानी वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताइए, है ना। करने में थोड़ा सा वो हो रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर में वी का पाठ्यांक कितना आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर 18 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 18 वोल्ट आएगा, जो कि आप डायग्राम को देखकर बता पा रहे होंगे। यहाँ पर डायग्राम में जो है चीजें क्लियर नहीं दिख रही होंगी आपको, ऐसा मुझे लगता है, जो कि यहाँ पर फोटो ही क्लियर नहीं है ना, पीडीएफ ऐसी ही है लो क्वालिटी की, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रही। बाकी आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यूज आपको दिखेंगी, तो वहां से आप इसे देखकर बता पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है ना, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर होता ओम जो आपका अमीटर होता है ना, उसे श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और श्रेणी क्रम है ना, क्रम को ध्यान में रखना है, श्रेणी क्रम है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए मैंने आपको बताया था खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है 26 नंबर, जो कि कह रहा है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। R3 यहाँ पर क्या है, देखिए वही बात, यहाँ पर जो क्लियर चीजें नहीं दिख रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैंने इन क्वेश्चंस को वैसे करा रखा है वीडियोस में, है ना, जो कि आपको मैराथन क्लासेस दी हैं, तो उनमें मैंने आपको करा रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। बाकी इसका 12 ओम आंसर हमें निमी ने बता रखा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कह रहा है परिपथ का क्या प्रभाव होगा, है ना, परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मैं ए और बी को लघुपतित कर देता हूँ। यानी लघुपतित का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, है ना। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ किसे, ए और बी को, है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने क्या किया, एक वायर का टुकड़ा लिया, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, यानी मिला दिया, जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या लगे पड़े हैं, रेजिस्टेंस लगे पड़े हैं। तो इन प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया तो जो आपका करंट है वो इनमें से ना जाते हुए डायरेक्ट यहाँ से जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जो आपका रेजिस्टेंस, जो आपकी धारा होती है, जो आपका करंट होता है, वो कौन से रास्ते से जाना पसंद करता है, जहां पर कम प्रतिरोध हो, है ना, जहां पर कम प्रतिरोध हो। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगा रखे हैं, है ना,
जबकि ये हमारा वायर जो है ये हमें शॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो वो यहाँ से जाना पसंद करेगा, यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है ना। तो यानी शॉर्ट करने से यही एक जो हो जाता है, जिससे कि इन प्रतिरोध में कितना शून्य मान हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा इनका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड इस बार भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताइए, है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, है ना, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना, तो ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस होता है, वो उसका नाम बता दीजिए आप। तो इसका नाम क्या होता है, सेंसिस्टर होता है ना। क्या होता है, सेंसिस्टर। सेंसिस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है 29 नंबर, विद्युत मात्रा का सूत्र। अब बताइए यहाँ पर Q का फॉर्मूला आपसे पूछा है। Q बराबर क्या होता है भैया, IT होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं जानते हो, है ना, और आप ITA का एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, और इससे आपकी जो है मुलाकात नहीं हुई है इस फॉर्मूले से, तो बहुत गड़बड़ बात है, यानी आपने पूरी साल कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। काफी बेसिक फॉर्मूला है जी। तो Q बराबर IT होता है ना। I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम, है ना। तो देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख रहा है ना, Q बराबर IT। बिल्कुल, क्यू का मान हमसे पूछा तो वो I इंटू टी होता है ना, करंट इंटू टाइम। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, चालकता की इकाई क्या होती है। जो चालकता होती है, जो कंडक्टेंस होती है, इसकी इकाई क्या होती है ना, इसकी इकाई क्या होती है। और ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं, मोह, है ना। ओहम का उल्टा मोह, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में जो प्रतिरोध है इसके परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है ना। इसके परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है। तो तापमान प्रभाव नहीं करेगा, तापमान के नियम, तापमान के नियतांक ये नहीं करेगा। जबकि जो तापमान कोएफिशिएंट यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक जो होता है ना, ये करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग करते हैं। आपको बैटरी की ध्रुवता जाननी है, पोलैरिटी टेस्ट करना है, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, किस मीटर का इस्तेमाल करेंगे, वही आपसे पूछ रहा है ना, वही आपसे पूछ रहा है। तो चल कुंडली वोल्ट मीटर, है ना, चल कुंडली वोल्ट मीटर यानी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33, है ना, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप का मान आपसे पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा R2, है ना। तो यहाँ पर वही बात कि आपको चित्र जो है अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो शायद यही R2 मुझे लग रहा है ना। तो इसमें आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है ना। तो इसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है वैल्यूज तो अच्छे से दिख नहीं रही है ना। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें, है ना, 10 वोल्ट। बाकी आप देखिएगा इसे सॉल्व करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। अब भाई श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है आप जानते हो। अब देखिए वोल्ट मीटर को आप श्रेणी में जोड़ते हो क्या, नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया, है ना। घरों में विद्युत लैंप, अब आपके घर में जो लैंप लगी हैं यानी बल्ब जो लगे हैं, क्या वो श्रेणी में जुड़े हैं, नहीं, है ना। वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। अमीटर में शंट प्रतिरोध, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्यूज होता है ना परिपथ में, फ्यूज हम ये किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना, क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको बताया फेज और न्यूट्रल दो वायर होते हैं। अब फेज पर हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं और इस तरह से वायर ले जाते हैं। अब फेज पर ही फ्यूज को लगाते हैं, मैंने आपको बताया था फेज से करंट जाता है और न्यूट्रल से आता है। तो जहां से अंदर प्रवेश कर रहा है करंट, है ना, वहीं पर हमें प्रतिरोध फ्यूज लगाना चाहिए। तो ये काफी चीजें मैंने अच्छे से समझा रखी है थ्योरी वाली क्लास में, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 1 ओम से
100 के ओम यानी 100 किलो ओम तक के मापन के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको रेजिस्टेंस नापना है ना, और एक से एक 100 किलो ओम है ना, 100 किलो ओम तक का आपको रेजिस्टेंस मापना है, तो वो किससे माप पाएंगे? तो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं नाप पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई? उसके लिए आपको व्हीट स्टोन ब्रिज नाम का जो क्या होते हैं मीटर होता है, इस विधि का आपको इस्तेमाल करना है। व्हीट स्टोन ब्रिज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट आपसे पूछी है। विशिष्ट प्रतिरोध है ना, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसकी आपसे यूनिट पूछी है, और इसकी यूनिट कौन नहीं जानता है ना? ओम मीटर होती है भाई, है ना, ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से जो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ गया। कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसे भी आप कैलकुलेट करिएगा। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शंट प्रतिरोध R2 का मान कितना होगा, है ना। ये आपको बताना है शंट प्रतिरोध R2, है ना, शायद R2 यही वाला है ना। तो शंट प्रतिरोध है, कह रहा है इसका मान इसका क्या पूछ रहा था, उपयोग क्या है ना, उपयोग पूछ रहा है ना। तो उपयोग आप बता दीजिएगा। तो इसका उपयोग क्या होता है? संकेतक की शून्य स्थिति में समायोजित करना, है ना, ये इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, जो कि कह रहा है कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा ऊष्मा को प्रभावित करती है ना, ऊष्मा को प्रभावित करती है। अब ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था। फॉर्मूला क्या होता है भैया? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना। आपने अगर पढ़ा हो तो आप समझ पा रहे होंगे। H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, यानी जो हीट है ना, ऊष्मा की बात हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हीट की बात हो रही है, यानी H किसके बराबर होता है? तो देखिए वो धारा के वर्ग के बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, और टेम्परेचर के बराबर है। तो यहाँ पर अब देखते हैं ऑप्शंस में, है ना। तो देखिए वोल्टेज के बराबर नहीं होता है ना, प्रतिरोध के वर्ग के बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ पर बोलता है सिर्फ प्रतिरोध तो हम लगा सकते थे, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इससे धारा प्रवाहित होती है, ये भी आपका नहीं होगा। मैंने आपको अभी फॉर्मूले लिख करके बताया था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो यहाँ पर आई का क्या है? स्क्वायर है, यानी क्या है? धारा का वर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आकार को, है ना, उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसे मैं दोगुना कर रहा हूँ, है ना, उसे मैं दोगुना कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो प्रतिरोध है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको बता रखा है दोगुना कम हो जाएगा। अगर आप दोगुना बढ़ाएंगे वो दोगुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर रहे हो, है ना, तो वो जो रेजिस्टेंस है दोगुना घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है परिपथ में प्रतिरोधक R4 वोल्टेज पाथ की गणना करिए, है ना। यहाँ पर कह रहा है जो R4 हमें दे रखा है, शायद यहाँ पर R4 कौन सा है? एक तो यहाँ पर जो है चित्र जो आपका क्लियर नहीं है बिल्कुल। बाकी ये वाली डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम वाली मैंने क्लास में आपको बता रखी है ना। डायग्राम में जो आपकी बुक्स में है वहां पर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं ना, बाकी ये साफ से दिख नहीं रहा है ना सही से। बाकी इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका राइट आंसर निमी ने मान रखा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाइट इम्पीडेंस रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होता है यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, है ना। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है ना, प्रकाश को आप लाइट समझिए, है ना, मैंने आपको बता रखा है प्रकाश को आप एक करंट समझिए, लाइट समझिए, है ना। अब देखिए करंट अगर आपके घर में ज्यादा आता है तो आपका जो बल्ब वगैरह होते हैं वो भी तेज ग्लो करते हैं ना, तेज जलते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। सॉरी, 1 बाय करके होता है ना। तो मैंने आपको बताया अगर करंट ज्यादा है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है ना, यानी करंट बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि जो रजिस्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको बता दिया अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो बिल्कुल घटेगा। आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डीसी परिपथ में शक्ति की गणना का सूत्र क्या होता है? अब डीसी परिपथ देखिए एसी और डीसी दोनों में अलग अलग होता है। अब अगर बात करता एसी की, है ना, अगर बात करेगा एसी की, तो वहां पर P बराबर VI इंटू कॉस फाई आता है ना, कॉस फाई वहां पर ऐड हो जाता है, कॉस फाई, है ना, वहां पर ऐड हो जाता है। लेकिन जब बात करेगा डीसी की तो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, P बराबर VI, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, P बराबर VI। V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है। तो देखिए वोल्टेज और करंट का कहाँ पर दिख रहा है? वोल्टेज और टाइम दिखा रहा है। देखिए ये तो आपका वैसे ही नहीं होगा, है ना, वोल्टेज और करंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 4 देंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध का मान आपको बताना है। और ये आपका क्वेश्चन इसमें शायद 2 से 3 बार रिपीट हो गया है ना। चलिए इसका राइट आंसर आपका 312.5 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप इसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं, मैंने फॉर्मूले वाली क्लास में आपको बता ही रखे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? मैंने आपको बताया अगर खुला प्रतिरोध है तो वहां पर करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई सर्किट खुला है, कोई परिपथ खुला है और उसमें जो है करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। खुला का मतलब इस तरह से होता है, मान लीजिए वायर जा रहा है ना, और ये बीच में से क्या हो गया? टूट गया, है ना, बीच में से टूट गया। तो अगर ये वायर बीच में से टूट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर करंट का फ्लो कितना हो जाएगा? करंट का फ्लो हो जाएगा 0। करंट का फ्लो कितना हो जाएगा? 0। और अगर करंट 0 हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट। मैंने आपको बता रखा है दोनों क्या है? एक दूसरे को उल्टे हैं। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, है ना। अगर करंट 0 है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है इन केस, तो हमारा करंट इनफाइनाइट हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना, तो कितना होगा? अनंत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, काफी हेल्प करने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 500 ओम और 220 ओम और 450 ओम और 560 ओम के प्रतिरोधों में प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाहित होगी। ऐसा कौन सा प्रतिरोध है इनमें जिसमें सबसे कम धारा प्रवाहित होगी? भाई अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, जहां पर आई बढ़ रही, यानी एक मिनट, जहां पर देखिए आर का मान बढ़ेगा, है ना, वहां पर करंट क्या होगा? वहां पर करंट क्या होगा? घटेगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा? घटेगा। और अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अपोजिट होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको ढूंढ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर कम धारा किसमें प्रवाहित होगी ये पूछना चाह रहा है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? तो आप कहेंगे 560 है। और 560 सबसे बड़ा है तो इसमें कम धारा प्रवाहित होगी, तो 560 वाला लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी आसान और प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो यहाँ तक भी आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताइए। जो ताम्र चालक होता है, यानी ताम्र का मतलब क्या होता है? कॉपर चालक की बात कर रहे हैं ना। कॉपर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपसे पूछ रहा है, कितना मान होता है? तो 1.7 आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का होने वाला है, जो कि आपसे कह रहा है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला है ना, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में ही आपने पढ़ लिया होगा। आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कोई बटे में चीज होती है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। अगर आर मैं बढ़ाऊंगा तो वो यानी अगर मैं क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, यानी व्युत्क्रमानुपाती कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो आपकी मॉड्यूल नंबर कौन सी, मॉड्यूल नंबर 4 है ना, मॉड्यूल नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। इसमें टॉप के कितने
48 के समथिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड इन्हीं में से आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आपका अगर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और जो इस वीडियो में है इनमें से ना आए, है ना। देखिए अगर इस चैप्टर को कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी वीडियो से आएगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है। मैं सीरीज चला क्यों रहा हूँ, ये इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। बाकी मैंने आपको चैप्टर वाइज पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन आपके ये रिवीजन के तौर पर मैं चला रहा हूँ, है ना। जिससे कि आपको एक मोटा मोटा पता लग जाए कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन मैं आपको कर पाऊंगा एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की है। बाकी अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज अच्छी लग रही है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, है ना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं मॉड्यूल 5 का ऊपर वीडियो लाऊंगा, है ना। मॉड्यूल 4 हमने अच्छे से पढ़ ली, अब हम मॉड्यूल 5 के ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं कि मॉड्यूल 5 में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना करके दे दी है, जो कि आपने जो भी वीडियो मिस हो गई है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।